हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखी हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे कि वेदर वो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है और मॉडर्न अप्रोच में क्या है। तो हमारी थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच में किस किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है, मॉडर्न अप्रोच में किस किस तरह से क्लासिफिकेशन है, वो ऑलरेडी पुराने 2 लेक्चर्स में मैंने कवर करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए, तो प्लीज़ वो 2 लेक्चर्स को देखो। ट्रेडिशनल में हम अकाउंट्स को 3 तरह से क्लास पे करते हैं। ट्रेडिशनल में बोलते हैं कोई भी अकाउंट या तो पर्सनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या तो नॉमिनल हो सकता है। और मॉडर्न में बोलते हैं कोई भी अकाउंट या तो कैपिटल हो सकता है, या तो लाइबिलिटी हो सकता है, या तो रेवेन्यू हो सकता है, या तो एसेट होता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है। अब मैंने एक बुक से स्क्रीनशॉट लिया है, सीए फाउंडेशन की बुक है, तो इसमें कुछ चीज़ों पर उन्होंने गलत आंसर लिया, बट आई एम हियर। तो मैं आपको बता दूंगा उनका सही चीज़ क्या है, बट उससे पहले आपको लिए क्या है, प्लीज़ जो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल अप्रोच में, जो भी ये कॉलम में लिखा है और इधर जो लिखा है, इनको आप फिलहाल नहीं देखेंगे। आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। मतलब मेरे दोस्तों, ये जो है, ये कॉलम जो है, इस पे आप अभी फोकस करेंगे, फिर हम आंसर देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको सारा फोकस उस पे होना चाहिए जो मैंने वहाँ पे लिखा है। तो जहाँ जहाँ मुझे ठीक करना होगा मैं करूँगा, बट आई सजेस्ट आप अभी यहाँ पे रहो। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, किसी भी चीज़ को पहले खुद से देखोगे कि वो क्या होना चाहिए, फिर आप आंसर दोगे। ठीक है ना। और प्लीज़ कमेंट्स में बता देना आंसर। ठीक है ना। और कोई भी डाउट होगा इधर, तो कमेंट में आप बोल सकते हो कि सर ये गलत हमें लग रहा है, तो उसमें मैं वहाँ पे कमेंट करूँगा। फिर टाइटल ऑफ द अकाउंट बिल्डिंग। ठीक है। अब बिल्डिंग क्यों बताओ आप लोग। पहले हम ऐसा करेंगे, पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को करेंगे, पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच को करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना, ट्रेडिशनल अप्रोच आपका याद है अभी, या तो पर्सनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या नॉमिनल हो सकता है। उसके बाद हम फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है ना। मॉडर्न में तो फिर मॉडर्न का अलग रूल है, वैसे देंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है सर, बिल्डिंग आपका एसेट है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज किस में आता है सर, प्रॉपर्टीज रियल में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, हमारे हिसाब से जो बिल्डिंग है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल आएगा। परचेजेस, सर परचेजेस हमने कल पढ़ा था। परचेजेस, सेल्स या बैंक अकाउंट, इनमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये रियल भी हो सकता है। कोई बोलेगा कि परचेज मीन्स गुड्स का आना, परचेज रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द गुड्स, तो सर परचेजेस रियल है। बट कोई बोलेगा नहीं, परचेज हम एक्सपेंस मानते हैं और वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जानते हैं, तो वो नॉमिनल है। तो इन्होंने इसको क्या लिखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच में इन्होंने लिखा है रियल, बट मेरा कहना है कि परचेज जो है वो नॉमिनल है। अगेन हमने कल इस पे बहुत ज्ञान दिया था आप लोगों को कि डिफरेंस ऑफ ओपन होता है। स्कूल ऑफ थॉट्स जिस तरह से रिलीजन में होते हैं, इस तरह से अकाउंटिंग में भी स्कूल ऑफ थॉट्स है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स इसको बोलते हैं कि परचेज रिप्रेजेंट्स गुड्स, तो गुड्स आर योर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज रियल। मेरा कहना है नहीं, परचेज और सेल्स दे आर नॉमिनल, बिकॉज दे आर गोइंग टू नॉमिनल अकाउंट्स हम ट्रेडिंग और पीएनएल में लेते हैं, ये सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल में जाते हैं, और ये नॉमिनल है, तो इनके लिए वही रूल लगेगा। स्टिल अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो सेल्स के लिए भी ये रियल बोलते हैं, और मैं इसको नॉमिनल में जाऊंगा। ठीक है। लड़ना नहीं है हमें, लड़ना नहीं है प्लीज़। ठीक है ना। यहाँ पे भी कोई बच्चा होगा जो मेरे से एग्री नहीं कर सकता है, वो रेस्पेक्टफुली लिख ले कि सर वी डोंट एग्री विद यू, हमारे ये, बट लड़ना नहीं है। तो कुछ बुरे कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक एफडी क्या होता है मेरे दोस्तों। एक तरीका है कि हमने बैंक अकाउंट खोला, जैसे कल के केस में मैंने एसबीआई में अकाउंट खोला, तो मैंने बोला कि जिस तरह से मेरा कैश इन हैंड मेरा क्या है, प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, तो वो मेरा रियल है। इसी तरह से कैश एट बैंक जो है मेरा मेरा जो बैंक में पैसा लगा हुआ है, तो वो भी मेरा क्या बनेगा, वो भी मेरा रियल बनेगा। और कुछ बोलेंगे नहीं, बैंक में जो आपका पैसा है वो बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक बंदे को, है ना। आपने लिखा बैंक अकाउंट, आप बोलोगे मेरा बैंक के पास पैसा है, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो उसको पर्सनल मानता है। अब आगे बात बैंक में, सेविंग अकाउंट में तो आपने बोला कैश एट बैंक, तो वो आपका रियल हो गया। चलो सर हमने मान लिया वो रियल हो गया। अब बैंक एफडी है, ये तो आप एफडी करते हो बैंक में, ये तो आप अभी नहीं निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक के पास पड़ा हुआ है। मैं इसको बोलता हूँ, इसको मैं रियल भी बोल सकता हूँ, मैं इसको पर्सनल भी बोल सकता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रियल बोलूंगा, मेरा इट इज जस्ट लाइक कैश एट बैंक, जब मर्जी चाहूंगा उसको एन कैश कर सकता हूँ एफडी को, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे वो। और कोई बोलेगा बैंक एफडी मीन्स आपने जो बैंक के पास पैसा रखा हुआ है, तो उसको पर्सनल मानते हैं। ये लोग इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, पर्सनल मानते हैं। मैं जिस फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, मैं बोलता हूँ कैश एट बैंक इज मेरा रियल अकाउंट। ठीक है। आप पर्सनल भी बोल दो, कभी कोई लड़ने की बात नहीं है। ठीक है ना। इसमें हमें लड़ना नहीं है अभी, क्योंकि हम जब जर्नल एंट्री करेंगे ना और पूरा अकाउंटिंग करेंगे, तो आप ऐसे करोगे तो अकाउंटिंग सीखोगे, वैसे करोगे अकाउंटिंग है। बट अभी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है ये चीज़ को, कन्फ्यूज मत हो जाओ।
रेंट, रेंट क्या होता है सर? जो दुकान है आपकी एजे गारमेंट्स, मेरी जो दुकान है, अकाउंटिंग में कोई अगर बीच में देख रहा है वो नहीं बोलना है कि सर की दुकान भी है, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। रेंट रेंट मतलब जो आपको पे करना है उस दुकान के लिए रेंट, तो वो रेंट आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस होता है नॉमिनल। ठीक है दोस्तों, रेंट आउटस्टैंडिंग, अगर आपने ये रेंट अभी तक पे नहीं किया है तो आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग आपका क्या बनता है? रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी बनती है और यहाँ पे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अकाउंट आ गया तो ये आपको रेंट पे करना है, इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो सर ये पर्सनल बनता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में ये रेंट आउटस्टैंडिंग बनता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये परसों के लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से सिखा दिया था। कैश, सर कैश इज द एसेट और वो आता है रियल। एडजस्टेड परचेजेस, परचेजेस इन्होंने क्या लिखा था ऊपर? परचेजेस लिखा था इन्होंने रियल, मैंने परचेज को नॉमिनल लिखा और इन्होंने एडजस्टेड परचेज को भी नॉमिनली लिखा। मैं भी परचेज को नॉमिनली बोलता हूँ, अब चाहे वो एडजस्टेड परचेज हो या नॉर्मल परचेज हो। अब आप बोलोगे सर ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ एडजस्टेड परचेज क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मेरा इसमें एक मकसद भी है आपको ये चीज़ें कराने का, हैव रीज़न फॉर इट। मैं डायरेक्टली अभी जर्नल पे नहीं आया, आज 15th लेक्चर है और अभी भी हम जर्नल पे नहीं। और जो एसएसबी के लेक्चर्स थे, एसएसबी के लेक्चर्स में 15th लेक्चर तक मैंने पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट की थी, बिकॉज द ऑडियंस इज डिफरेंट। वहाँ पे ऑडियंस डिफरेंट है, ग्रेजुएट लेवल के ऑडियंस है। यहाँ पे 10 पास करते हुए ऑडियंस है। वहाँ पे माइंडसेट बच्चों का अलग होता है, तो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका वहाँ पे अलग तरह। इतने में मैंने उसकी एसएसबी की सारी अकाउंटेंसी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब देखो एडजस्टेड परचेजेस वर्ड आया। देखो मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला था? मैं पहले उन लोगों का थॉट प्रोसेस बोलूंगा जो परचेज को बोलते हैं रियल। जो लोग परचेज को रियल बोलते हैं वो किस एंगल से चीज़ों को देखते हैं? वो बोलते हैं परचेज रिप्रेजेंट क्या करता है सर? वो बोलते हैं परचेज रिप्रेजेंट करता है गुड्स को। जब गुड्स आते हैं तो हम इसको परचेज बोलते हैं और जब हम गुड्स को बेचते हैं हम उसको सेल बोलते हैं। बट सर है तो परचेज गुड्स ही ना, तो गुड्स तो प्रॉपर्टीज है, स्टॉक एसेट है, तो वो रियल है। तो बोलते हैं जब जब हमने गुड्स लाए तो हम बोलेंगे ये परचेज है, तो परचेज को डेबिट करेंगे। ठीक है, मतलब गुड्स को परचेज बोलेंगे और ये बोलेंगे परचेज रियल रहेगा। तो मैं बोलूंगा फिर पीएनएल में क्या जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में तो खर्चा जाएगा ना परचेज का। जो आपने खरीदा ये सारा आपके पास थोड़ी मौजूद है, इसमें से कुछ बिक गया, कुछ बिक गया, तो वो क्या बोलते हैं? वो एट द एंड ऑफ द ईयर बोलेंगे कि हमारे पास कितना माल बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। सपोज मैंने पूरे साल माल खरीदा 10 लाख का, तो उसने क्या लिखा होगा? परचेज में 10 लाख रुपया। इस साल मैंने अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 31 मार्च तक मैंने परचेज कितनी की है? 10 लाख की है। 10 लाख की जब मैंने परचेज कर दी तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने स्टॉक काउंट किया कि मेरे दुकान में कितनी माल बचा है, तो मेरे पास बचा है 2 लाख का माल बचा है। तो क्या आप मुझे बोल सकता हो मैंने कितने का माल भेजा? मैं 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, उससे पहले मेरा ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, मेरे पास पुराना माल कुछ नहीं बचा है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इस साल मैंने 10 लाख का परचेज खरीदा, माल खरीदा 10 लाख का, उसमें से मुझे 2 लाख का माल बचा हुआ है, इट मीन मैंने 8 लाख का माल बेचा है। दैट इज द एडजस्टेड परचेज। तो ये स्कूल ऑफ थॉट बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ये बोलता है कि सर हम परचेज जितना है सबको रियल मानेंगे और जितना माल बचा हुआ है स्टॉक अकाउंट वो माइनस करेंगे लास्ट में। तो जितना बचा है, जितना हो गया वहां से 10 में से 2 लाख बचा हुआ है, 8 लाख तो हमारा खर्चा है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। एडजस्टेड परचेज हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। और एक्सपेंस क्या आते हैं? एक्सपेंस नॉमिनल आते हैं। ये लोग इस तरीके से बात करते हैं, सिंपल क्लियर। आप इनसे सेटिस्फाई होना चाहते हो तो आप हो जाओगे। आप बोलोगे सर हाँ ये तो ज़्यादा सही लग रहा है आपसे, क्योंकि सर ये परचेज को पहले सारे को रियल मानेगा, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर बोलता है क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 2 लाख है, और फिर बोलेगा 10 - 2 = 8 लाख, और 8 लाख बोलेगा एडजस्टेड परचेज, और एडजस्टेड परचेज बोलेगा नॉमिनल एक्सपेंस। मैं बोलता बिल्कुल ठीक है, आप एग्री करो, बट मैं स्टिल भी इससे एग्री नहीं करूँगा। मेरे पास राइट है टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। अब बोलेगे सर आप ही बताओ ना प्लीज़ कि अब क्या होता है ये आपके हिसाब से क्यों नहीं है?
हमें तो ये जो आपने इनकी बात बताती ये समझ आई, अब अपना भी तो बता दो सर, आप एग्री क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोलता हूँ देखो, जब हम आगे, मैं क्या करूँगा, मैं किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई है दुनिया में कि नहीं है, बट मैं हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि परचेज को मैं पूरे को मानता हूँ नॉमिनल। क्यों, मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेता। तो सर इनकी बात तो बिल्कुल लॉजिकल लग रही थी, मैं बोलूँगा हाँ लॉजिकल लगती है, बट हम ऐसे अकाउंटिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल करते हैं। मैं ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे परचेजेस लिखता हूँ 10 लाख की, यहाँ पे बोलता हूँ मेरी सेल कितनी हुई है, सपोज मेरी सेल 12 लाख की होगी, मतलब मैं प्रॉफिट में बेच सकता हूँ ना, मेरी सेल 12 लाख की होगी और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख। तो मैंने मेरा सीधे सपोज ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, मेरी 12 लाख की सेल हो गई, 2 लाख का माल बचा हुआ है, कितना होगा 14, 14 में से 10 कितने हो गए 4, तो मेरा 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे सर, उसके हिसाब से कैसे होगा, वो पता क्या करेगा, वो बोलता है मैं पहले परचेज में से 2 लाख लेस करूंगा, वो बोलेगा मेरा 8 लाख का ही परचेज एक्सपेंस है, वो बोलेगा मेरा 8 लाख का ही एक्सपेंस है, और फिर बोलेगा सेल्स माइनस एडजस्टेड परचेज, दैट इज 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 लाख, तो इसका 4 लाख प्रॉफिट ऐसे आएगा। ये बोलेगा सेल्स, उस केस में वो सेल्स 10 लाख लिखेगा और यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस 8 लाख लिखेगा, क्लोज स्टॉक यहाँ पे लिखेगा नहीं। बट हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम परचेजेस पूरा लिखते हैं नॉर्मली यहाँ पे, और क्लोज स्टॉक इस तरफ से लिखते हैं। मैंने क्या किया, परचेज को पूरे को एक्सपेंस माना, परचेज को सारे को 10 लाख को एक्सपेंस माना, और क्लोजिंग स्टॉक अलग से कैलकुलेट किया, और मैं क्लोजिंग स्टॉक के बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करूंगा, तो स्टॉक को क्रिएट करूंगा, उसको एसेट बोलूंगा, उसको रियल मानूंगा। तो ये उल्टा करता है, ये क्या करता है, परचेज में से पहले लेस करता है, बट हम अकाउंटिंग ऐसे नहीं करते। मैं ट्रायल बैलेंस वाले में भी हम कभी कभी दिखाते हैं ये चीज, अगर हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, बट स्टिल आई बिलीव कि हम, दिस इज द करेक्ट वे। परचेज को पूरा खर्चा मानो, लास्ट में देखो कितना माल बचा उसको एसेट बोलो, उसके लिए रियल अकाउंट का रूल लगा लो, डेबिट वाट कमीशन जितना भी आपका बचा हुआ है, और फिर उसको अकाउंटिंग एंट्री करो, जितना माल बचा हुआ उसको एसेट क्रिएट करो। वैसे ही वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट आई स्टिल बिलीव मैं परचेज पूरे को नॉमिनल मानता हूँ। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई होप आपको एडजस्टेड परचेज क्लियर हो गया। परचेज में से आपने क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया, दैट इज एडजस्टेड परचेज, एंड दिस इज प्योरली द एक्सपेंस नाउ, बिकॉज परचेज मीन्स सारा माल खरीदना, एडजस्टेड परचेज मीन्स जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक, तो वो मेरे हिसाब से भी रियल है, इसके हिसाब से भी रियल है, ठीक है ना, जो माल बचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर बिजनेस ने कहीं पे पैसा लगा दिया तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है ना, तो वो हमारा आएगा रियल में, प्रॉपर्टी है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, मैंने आपको बोला था, ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है चाहे वो डेटर हो या बिल्स रिसीवेबल हो, दोनों को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको परसों सिखा दिया था, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, तो ट्रेड रिसीवेबल भी आपका पर्सनल आएगा क्योंकि ये डेटर है और डेटर पर्सनल में आता है। सेल्स टैक्स पेएबल, अगर आपको सेल्स टैक्स पे करना है, ये बनेगा वहां पर क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेल्स टैक्स पेबल, अगर आपने कस्टमर से सेल्स टैक्स लिया, जैसे आपने जीएसटी लिया कस्टमर से, और वो आपको खुद नहीं रखना पड़ता है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो सेल्स टैक्स पेएबल या आज की डेट में जीएसटी पेएबल जो है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट इज ए पर्सन, तो ये बनेगा आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, देखो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं मेरे दोस्तों, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, जो मैंने अकाउंटिंग टर्म्स थी उसमें मैंने ये चीज दिखा दिया था, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, हम नेट ऑफ द डिस्काउंट जो होते हैं उस पर अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, और कैश डिस्काउंट आप कैश डिस्काउंट की पे करते हो, जब आप कैश पे डिस्काउंट देते हो तो वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, वो अभी जब जर्नल आएगा तब मैं दोबारा कवर करा दूंगा। तो डिस्काउंट अलाउ किया आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, तो ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका डिस्काउंट रिसीव हो गया तो डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम हो जाएगी, तो ये आपका नॉमिनल बनेगा। बैड डेट क्या होता है, डेटर क्या होता है, जिससे आपको पैसा लेना, और अगर वो पैसा नहीं देगा और उसने हमारे पैसे खाए, उसको बोलते हैं, उस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेट, वो हमारा लॉस है, वो हमारा एक्सपेंस है, वो नॉमिनल आएगा और वो हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद है कैपिटल क्या होता है, जो मालिक पैसा लाएगा, तो मालिक क्या बनेगा, पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, नॉर्मल नेचुरल पर्सन है, और ड्राइंग भी कैपिटल का ही पार्ट है, तो ड्राइंग भी पर्सनल है, कैपिटल भी पर्सनल है। ड्राइंग को एक्सपेंस नहीं माना, क्यों सर, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है। ड्राइंग इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ड्राइंग मीन्स द मनी विच हैज बीन विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, सो वी विल बी सिंपली रिड्यूसिंग इट फ्रॉम द कैपिटल, but for the time being, since he will be withdrawing the money throughout the year, we don't deduct every time the amount from the capital, rather we
ओपन सेपरेट अकाउंट इन द नेम ऑफ द ड्राइंग। तो जब जब वो पैसा निकालते हैं हम उसमें डालते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर वी रिड्यूस इट फ्रॉम द कैपिटल ओनली, ठीक है ना। तो ड्राइंग रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द अकाउंट ऑफ द ओनर ओनली, द अमाउंट विच हैज बीन विड्रॉन बाय द ओनर, सो इट्स अ पर्सनल अकाउंट ओनली। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दो चीजें हो सकती है, अगर आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस बनेगा। और आपकी अगर बैंक में एफडी है, जैसे ऊपर एफडी थी या कोई चीज़ है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया है तो ये आपकी इनकम कहलाई जाएगी, और अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट अगर आपने पे कर दिया तो वो आपका एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट अगर आपको मिलेगा तो वो आपकी इनकम है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। यहां पे क्या लिखा है वर्ड? रिसीवेबल। इंटरेस्ट मिलने वाला है। रिसीवेबल, पेएबल, ये जो जितने भी चीजें हैं ना, पेएबल, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो भी है, सैलरी पेएबल, ये सारे आपके आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इंटरेस्ट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, वेदर दैट इज एनी ह्यूमन नेचुरल पर्सन और दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। So interest receivable account receives the amount, represents the amount which has to be received from any person, which can be artificial person, which can be natural person. So this account represents only that. So interest receivable account is a personal account. इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट तभी कंफ्यूजन होती है बच्चों में। बच्चे बोलते हैं सर इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है? मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड योर इनकम, है ना। लॉजिकली समझ लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिला, और इंटरेस्ट आपकी इनकम बनेगी। इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अलग अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एसेट, इज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो आपको मिलना है पैसा। समझ आई मेरी बात दोस्तों? मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर खाली लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव मिला है ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो आपने इनकम बुक किया, आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, आपको इनकम मिली होगी। मैं बाद में दोबारा रिपीट कराता हूँ जब मैं जर्नल एंट्रीज पता हूँ, अभी मैं जर्नल एंट्रीज को टच नहीं किया हूँ। बट अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल है तब आपने एंट्री की होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम ली होगी, और इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने डेबिट किया होगा, एसेट क्रिएट किया होगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल में जो आपको मिलना है पैसा वो आपका एसेट है, और वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। इस पे बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड एडवांस, उल्टा केस, आपने रेंट एडवांस में रिसीव किया, जिसको बोलते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में है, इट रिप्रेजेंट्स द मनी विच हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम ए पर्सन, जो हो सकता है आपको बाद में उसको वापस देना पड़े, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि अभी तक आपने उसको रेंट, मतलब सपोज मैंने 5 महीने की रेंट एडवांस में ले ली, तो अगर मैं उसको कल को नहीं दूंगा, घर मुझे खाली करवाना पड़ेगा, तो मैं तो वापस देना पड़ेगा ना, और अभी तो मैंने उसको सर्विस दी नहीं, तो अभी मैं उसको इनकम नहीं मान सकता हूँ। तो एडवांस में है तो ये मेरी लाइबिलिटी है फिलहाल, और रिप्रेजेंट करता है वो पैसा जो मैंने उससे एडवांस में लिया है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरी, अगर मैंने किसी को सैलरी एडवांस में दे दी है तो अभी तो मेरा एसेट कहलाएगा वो, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है। सैलरी इज माई एक्सपेंस, तो एडवांस सैलरी इज माई एसेट, क्योंकि अभी तो उसने काम किया ही नहीं है, तो मैं उसको खर्चा क्यों मानूंगा, तो मैं उसको एसेट मानूंगा, है ना, क्योंकि उसका बेनिफिट मुझे आगे मिलने वाला है, और उसको मैं बोलूंगा पर्सनल नेचर का, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है उस एम्प्लॉय को जिसने मेरे से एडवांस ले लिया, तो दिस माई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड, अगर आपका बैड डेट हुआ था, बैड डेट आया था ना ऊपर, तो वो आपका एक्सपेंस था, बट अगर आपको बैड डेट वापस मिल गया, जैसे होता क्या है प्रैक्टिकली, आपके पास एक डेटर है, ठीक है, और आपको लगता है कि यार ये ना पैसे नहीं देगा, अब मुझे बाद में पता चला है कि द्राल ये पैसे नहीं देता है वापस, तो मैंने उसको बैड डेट माना, तो मैंने उसका एक्सपेंस बुक कर दिया। बट कुछ हो गया तमिसा लिहाजा व्यासा सजा तबलीगी जमात से उसको हिदायत हुआ और उसने मुझे पैसे वापस दे दिए। उसने जब मुझे पैसे वापस दे दिए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, है ना। अब वो मुझे पैसे वापस मिल गए तो वो होगा नॉमिनल, और नॉमिनल में क्या आएगा, वो गेन आ गया, वो इनकम हो गई मेरी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी, पहले मैंने लॉस बुक किया था, अब मैं उसको इनकम बुक करूंगा। डेप्रिसिएशन सर हमारा आपने पढ़ा था कि नॉन कैश एक्सपेंस है और एक्सपेंस है जो नॉमिनल में आएगा। अब आई बात लास्ट में पर्सनल इनकम टैक्स की। देखो इंडिया में क्या होता है, जो बिजनेस की बात होगी, हमने बोला था बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है, तो जो टैक्स लगता है इंडिया में वो बिजनेस पे नहीं लगता, वो उस बिजनेसमैन पे लगता है जिसका वो बिजनेस है। अनलेस अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स अलग से पर्सन मानता है,
कंपनी को अलग से पर्सन मानता है, बट सोल प्रोप्राइटर में वो बोलता है कि हम बिजनेस को नहीं पकड़ेंगे, एजे गारमेंट्स को नहीं पकड़ेगा इनकम टैक्स गवर्नमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एजे गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेगा, एजे गारमेंट्स को थोड़ी बोलेगा तो टैक्स दे, वो मुझे बोलेंगे। इनकम टैक्स बोलता है, अकाउंटिंग बोलता है लतीफ अलग है, एजे गारमेंट्स अलग है। हम इनकम टैक्स वाले नहीं बोलते, हम इनकम टैक्स वाले बोलते हैं एजे गारमेंट्स का मालिक कौन है, एजे गारमेंट्स का मालिक लतीफ है। अरे लतीफ एक काम कर ले, अपना तुझे जितना भी इनकम है, चाहे वो तेरे बिजनेस से हो, तेरी ट्यूशन से हो, तेरी सैलरी हो, जो भी हो, हमें टैक्स दे दे। तो टैक्स किस पे लगता है? मुझ पे। इंडिया में टैक्स मुझ पे लगता है, मेरे बिजनेस पे नहीं लगता है। तो मुझे जो टैक्स पे करना है, वो अगर मैंने बिजनेस के पैसे से कर दिया, तो आप नहीं बोलोगे ये तो बिजनेस ने पैसा कमाया तो बिजनेस का खर्चा है। टैक्स मुझे लगेगा, चाहे वो बिजनेस की इनकम पर ही लगेगा, बट मुझे लग रहा है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, खर्चा वो मेरा है, क्योंकि टैक्स इंडिविजुअल को लगता है। और अगर मैंने बिजनेस के एक्सपेंस, मतलब बिजनेस से मैंने पे कर दिया टैक्स, अपना टैक्स, तो वो मेरी क्या मानी जाएगी? ड्राइंग। समझ आई बात कि नहीं आई? पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो मेरा ड्राइंग कहलाएगा। ये जो है क्वेश्चन, ये मैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ग्रुप में भी डालूंगा, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके एक से दो मार्क्स आने के चांसेस है इसमें से, बैरिंग 2-3 थिंग्स जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बाकी में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता है। जो मैंने दिखा दिया, जहाँ पे मैंने नॉमिनल और रियल लिखा, तो 3 चीज़ें थी, बाकी में सब हम एग्री कर रहे हैं कि यही होना चाहिए, ठीक है ना। अब उन 3 पे प्लीज़ नहीं लड़ना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी उसमें भी है, अगर ये कहाँ तक वी तक है, STUVWXYZ 22 है ये, तो 22 में अगर 2-3 को इशू है तो 19 में तो किसी को इशू नहीं है। तो होपफुली वो 19 में ये क्वेश्चन आएगा। अब नहीं बोलना सर 3 में क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको फिर कुछ होगा तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। जब तुम्हें जो भी सही लगेगा उसमें वो लिख देना। जो कंप्यूटर एग्जाम वाले बच्चे हैं, जो 11th वाले बच्चे हैं, उनको घबराने की बात नहीं है, यू जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस। कैसा लग रहा है क्लासेस का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, उससे हमें भी एक वो मोटिवेशन मिलती है बेटर करने की, यही चीज़ करने की कि बच्चे जुड़े हुए, उनको समझ आ रहा है। अब इसको हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच में, इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को भूल जाओ, मॉडर्न अप्रोच में बोलता है या तो वो क्या हो सकता है, कोई भी अकाउंट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो वो कैपिटल हो सकता है, या तो लाइबिलिटी हो सकता है, या तो रेवेन्यू हो सकता है, या तो एसेट होता है, या तो एक्सपेंस होगा। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग हमारा एसेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर बिल्डिंग हमारा एसेट है। परचेज, सर परचेज हमारा एसेट है, सिंपल सी बात है, परचेज हमारा है। ओके ओके, ये यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में क्या बोलेगा, इसको एसेट बोलेगा, उल्लू का पट्टा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रेस्पेक्ट करके मैंने उल्लू का पट्टा बोला, मैं वापस लेता हूँ। मैं परचेज को एक्सपेंस बोलता हूँ, मैं तो ट्रेडिशनल में भी उसको एक्सपेंस मानता हूँ और अकाउंटिंग इक्विटी में भी उसको एक्सपेंस बोलता हूँ, और सेल्स को मैं रेवेन्यू बोलता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना। मेरा जो मैंने दिखाया वो रखे को, ठीक है ना। तो मैं परचेज को एक्सपेंस बोलूँगा और सेल्स को रेवेन्यू बोलूँगा, बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में मेरा पैसा, दैट इज माई एसेट, ठीक है ना। रेंट इज माई एक्सपेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग, जो रेंट मुझे पे करना है, दैट इज द ऑब्लिगेशन, दैट इज द लायबिलिटी, है ना। रेंट मुझे पे करना है। उसके बाद कैश मेरा एसेट है। एडजस्टेड परचेजेस मेरा एक्सपेंस है, सर मैं तो नॉर्मल परचेज को भी एक्सपेंस मानता हूँ, जो एडजस्टेड परचेज है वो तो शुगर शॉर्ट एक्सपेंस है। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने बता दिया, दैट्स माई एसेट, स्टॉक मेरा एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर मेरा एसेट रहेगा। उसके बाद सेल्स टैक्स पेएबल, जो मुझे पे करना है ना, जहां पे भी पेएबल दिखा ना आपको या आउटस्टैंडिंग, दैट्स लायबिलिटी, ये याद रखो। पेएबल और आउटस्टैंडिंग जहां पे भी दिखा वो आपकी लायबिलिटी है। डिस्काउंट अलाउड, ये इसने टेम्परेरी कैपिटल लिखा है, इस टेम्परेरी कैपिटल को आप भूल जाओ फिलहाल, मैं बताता हूँ क्या है टेम्परेरी कैपिटल, इसको भूल जाओ आप, टेम्परेरी कैपिटल को भूल जाओ आप, कहाँ जहाँ लिखा है। डिस्काउंट अलाउड मीन्स एक्सपेंस, सीधी सी बात है। ये टेम्परेरी कैपिटल क्या बोलता है कि अभी तक आपने पीएनएल नहीं बनाया तो उधर को बोलोगे तो एक कैपिटल से लेस होगा, मतलब भाड़ में जाए तेरा टेम्परेरी कैपिटल। एक्सपेंस को तो हमारा स्पेसिफिक हेड है, जब कोई चीज़ कहीं नहीं आती है तब हम बोलते हैं कि फिलहाल ये टेम्परेरी कैपिटल में है, मतलब भाड़ में जाओ। वी हैव एन बाइफर्केशन, वी हैव ए सेपरेट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, बैड डेट एंड डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस। तो लिखो ना एक्सपेंस, ये टेम्परेरी कैपिटल क्या लिखा है, ठीक है ना। तो इस टेम्परेरी कैपिटल को आप इग्नोर करो। उसके बाद कैपिटल के लिए आपके पास स्पेसिफिक हेड है कैपिटल, तो नहीं बोलना सर कैपिटल तो पर्सनल में आएगा, यार मॉडर्न में तो पर्सनल है ही नहीं ना कुछ, वहां पे या तो कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंस। उसके बाद ड्राइंग आपके लिए ड्राइंग है और यहाँ पे इक्वल टू कैपिटल ओनली, ठीक है ना। कैपिटल इज इक्वल टू, मतलब ड्राइंग इज इक्वल टू कैपिटल ओनली, आप इसको ड्राइंग बोल दो या कैपिटल बोल दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका एसेट है, आपको इंटरेस्ट मिलना है किसी से, तो देयर समथिंग विच इज योर क्लेम ऑन एनी थर्ड पार्टी। तो बिजनेस का क्लेम है उस बंदे पे कि भाई मुझे इंटरेस्ट दे दे, तो बिजनेस के लिए वो एसेट है, वहां से उसको मिलेगा। एसेट दो तरह के होते हैं, एक जो भी आपकी रिसोर्सेज है जिनसे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आज मिल सकता है, जैसे आपका फर्नीचर है, जैसे आपका स्टॉक है, और आपकी क्लेम्स थर्ड पार्टीज पे, डेटर्स है आपके, वो आपके एसेट्स होते हैं। रेंट रिसीव्ड एडवांस, आपने एडवांस में रेंट रिसीव किया, दिस इज योर लायबिलिटी ओनली। प्रीपेड सैलरी, सैलरी आपने एडवांस में दे दिया तो वो आपका एसेट कहलाएगा। बैड डेट रिकवर्ड आपकी रेवेन्यू में आ जाएगा, गेन में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, और पर्सनल इनकम टैक्स आपका ड्रॉइंग मींस आपकी कैपिटल में आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये मैंने कोशिश की कि कुछ एग्जाम्पल्स को लूंगा मैं, जिससे हमें एक ग्रिप मिलेगी कि हमें आइडेंटिफाई करना आएगा अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में। ये बेसिक्स था इसका, और आपको घबराना नहीं है अभी भी। अगर आप 70% ही रिकॉल कर पा रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज अब जो लेक्चर होने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट फेज पे हम आ गए हैं अब, जहाँ पे अब हमें अच्छे से अकाउंटिंग करनी है। तो नाउ जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं, हो सकता है 11th के लिए वो 5 लेक्चर होने वाले, तो जो आपके नेक्स्ट 5 लेक्चर होने वाले हैं, वो समझ लो आपकी जितनी भी अकाउंटिंग होने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उन दोज लेक्चर्स, द नेक्स्ट 5 लेक्चर्स, होपफुली आई एम कंसिडरिंग 5 लेक्चर्स, क्योंकि मैं बहुत स्लो जाऊंगा। ये समझते हो कि आप अभी 15-16 साल के बच्चे हो और आपके पास एक ग्रैस्पिंग पावर और एक नई चीज़ पढ़ रहे हो, तो मैं बहुत स्लो जाऊंगा। बट मेरा यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। जो अभी तक मैंने ये मेहनत की है 15 लेक्चर्स में, वो उसी को तैयार करने के लिए कर दिया आपने। तो ये जो मैं अभी तक मसाला वसाला ये सब मिला रहा था, ये उसी है जो हमें अब डाल देने, जो बुनियाद डाल देनी है जर्नल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आई होप जो नेक्स्ट 5 लेक्चर्स है आप उनको पूरा देखोगे, आप उनको कुछ भी स्किप नहीं करोगे। और अभी तक अगर आपने 15 लेक्चर में से कोई नहीं देखा है, और प्लीज़ आप उन 15 लेक्चर को देखो, ज़्यादा बड़े नहीं है वो, 30-30 मिनट के हैं, कोई हार्डली मतलब आधे घंटे का 45 मिनट्स के हैं। आप उनको अच्छे से देखो, अगर आप वो बच्चे हो जो अकाउंटेंसी पढ़ना पहली बार पढ़ रहा है तो। क्योंकि मैं आगे जो बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है, अल्लाह की फजल से मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, मुझे पता है मैंने 15 लेक्चर्स में क्या कवर कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं ना शाने बच्चे, आप 11th के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एसएसबी के एग्जाम देते हैं, बहुत शाने होते हैं, मुझे क्वेश्चन भेजते हैं गूगल से इधर उधर से। उनको लगता है सर के, मैं उनको बोलता ये तो मैंने कहा सर हमने ना आपके सारे लेक्चर पढ़े हैं, इसी लेक्चर को नहीं पढ़ा है। मैं सर बब सी वाला एनीवेज, तो उसको पता है हब सी वाला हब कतल का है। तो मुझे पता है मैंने लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, तो आप मुझे बोलते हो कि सर हमने तो पढ़ा है आपके लेक्चर से ही, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आने वाले 5 टॉपिक, 5 लेक्चर्स, टॉपिक एक ही रहेगा जर्नल, 5 टॉपिक लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनको जब क्लास में देखोगे फ्रेश माइंड के साथ देख लेना, और पूरा 100% लेक्चर को देखना है, 100% फोकस कर देना है। वो 5 लेक्चर आप अच्छे से देखोगे तो आपको अकाउंटिंग में ग्रिप आ जाएगी, और ये मेहनत रंग लाएगी। तो 20 लेक्चर में आपकी पूरी अकाउंटिंग आप मतलब जर्नल एंट्री करना सीख जाओगे। और अगर आपने अभी तक 15 लेक्चर में कोई लेक्चर छूट गया, प्लीज़ उनको देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे पता है मैंने कब क्या चीज़ें बोली है, तो फिर हो सकता है मैं कोई चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पता है कि मैंने पहले बोली है, आपको समझ नहीं आएगा। तो विद दिस हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। तो फॉर हेवन सेक, अभी तक जितने भी लेक्चर आपके छूटे हैं उनको देखो, और आने वाले 5 लेक्चर के लिए माइंड फ्रेश होके आ जाए, ठीक है दोस्तों। विद दिस वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।